मैं अपने तमाम तालिब इल्मों को खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस। पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसके थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। काफ़ी अर्सा तक केमिस्ट हजरात की ये थ्योरी थी कि तमाम जो रिएक्शंस हैं वो या तो कैटायनिक, आयनिक और रेडिकल इंटरमीडिएट्स के थ्रू रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन ये थ्योरी बहुत ज़्यादा अर्सा तक ना चल सकी, क्योंकि लोगों ने कुछ ऐसे रिएक्शंस भी डिस्कवर किए जिनमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते थे, लेकिन लोगों ने किसी तरह का इंटरमीडिएट इसमें ट्रैप ना कर पाए। फर्दरमोर ऐसे केमिकल रिएक्शंस का जो रेट था, द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड द पीएच ऑफ द रिएक्शन मीडिया। तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस को लोगों ने नो मैकेनिज्म रिएक्शन का नाम दिया। अगर हम पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस के लफ्जी मतलब की तरफ जाएं तो इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, पेरी, पेरी मीन इन ऑल डायरेक्शंस एंड साइक्लिक मीन इन अ सर्कल। लिहाजा पेरीसाइक्लिक का लफ्जी मतलब हुआ कि ऐसे केमिकल रिएक्शन जो कि जिनमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑल अराउंड मूव करते हैं इन ए सर्कल। अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आए तो पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस आर डिफाइंड एज दोज रिएक्शंस दैट प्रोसीड थ्रू कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जिनमें रिएक्टेंट्स के पाई इलेक्ट्रॉन्स एक कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट में मूवमेंट शो करते हैं। अब इस डेफिनेशन में हमारे पास टू वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है कंसर्टेड और दूसरा है साइक्लिक। कंसर्टेड का क्या मतलब है? रिएक्शन इज कंसर्टेड। नंबर वन, द पेरीसाइक्लिक रिएक्शन शुड बी कंसर्टेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंसर्टेड? कंसर्टेड मीन कि जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो रिएक्टेंट के बॉन्ड जब टूट रहे होते हैं तो उसी वक्त साथ साथ प्रोडक्ट्स के बॉन्ड बन रहे होते हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को हम कंसर्टेड रिएक्शन कहते हैं। सो कंसर्टेड मीन द बॉन्ड ऑफ द रिएक्टेंट्स आर ब्रोकन एंड द बॉन्ड्स ऑफ द प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड एट द सेम टाइम थ्रू अ ट्रांजिशन स्टेट। तो कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट के बॉन्ड की ब्रेकिंग और प्रोडक्ट के बॉन्ड की मेकिंग थ्रू ए ट्रांजिशन स्टेट एट द सेम टाइम होनी चाहिए। तो दूसरा जो अहम वर्ड था हमारे पास पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस की डेफिनेशन में, वो है मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। इनमें रिएक्टेंट्स की में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक साइक्लिक मूवमेंट शो करते हैं, एक क्लोज सर्किट में फ्लो करते हैं या एक क्लोज सर्कल में मूवमेंट को शो करते हैं। तो हमारे पास फिर एक मरबूत जो डेफिनेशन है पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस की वो ये है कि ये वो केमिकल रिएक्शंस हैं जिनमें रिएक्टेंट्स के बॉन्ड और प्रोडक्ट्स के बॉन्ड जो है वो एक ही टाइम में टूटते हैं और बनते हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन जो रिएक्टेंट के हैं वो एक क्लोज्ड सर्कल में मूवमेंट शो करते हैं। अब जबकि हम पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस की डेफिनेशन को समझ चुके हैं, आए इस पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस की कुछ एग्जांपल्स करते हैं। पहली एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि डाइईन है। डाइईन मीन एक ऐसी अल्कीन है जिसमें दो डबल बॉन्ड है और ये दोनों डबल बॉन्ड जो हैं वो अल्टरनेटिव पोजीशन पे हैं, यानी कि पहले एक डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल है और फिर डबल है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें अल्टरनेटिव सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड्स हो उसको हम एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं। तो एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम में अल्टरनेटिव सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड का होना जरूरी है, और एक ऐसा सिस्टम जिसमें अल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड मौजूद हो, दो डबल बॉन्ड हो और एक सिंगल बॉन्ड हो, तो इसको हम डाइईन कहते हैं। और दूसरा आप देख रहे हैं ये एक अल्कीन है, इथीन है। अगर हम इनका रिएक्शन आपस में कराते हैं तो डाइईन के जो पाई इलेक्ट्रॉन है, अगर आप बॉटम लाइन पर देखें तो बॉटम के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इथीन की तरफ मूव कर रहे हैं, और इथीन के मालिक पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डाइईन के जो अपर साइड के जो पाई इलेक्ट्रॉन की कार्बन है उसकी तरफ मूव कर रहे हैं, और डाइईन की जो अपर
पाई इलेक्ट्रॉन है वो जो है मिडल में डाइन के मूव कर रहे हैं। और इस तरह अगर आप देखें तो हमारे पास एक साइक्लोहेक्सीन बन चुकी है और जो नए बॉन्ड है वो मैंने रेड कलर में शो किए हैं और जो नए बॉन्ड बने हैं वो रेड कलर में आप इनको में देख सकते हैं। तो ये एक पेरीसाइक्लिक रिएक्शन की एग्जांपल है। इसमें आप देख सकते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक क्लोज्ड सर्कल में मूव कर रहे हैं। अगर आप देखें तो मुझे यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में शो होते हुए नजर आ रहे हैं। आप इसको क्लॉकवाइज में भी शो कर सकते हैं। ये एक डायल्स एल्डर एडिशन रिएक्शन की एग्जांपल है। हम आगे जैसे ही पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस की डिस्कशन को लीड करेंगे तो हम आगे जाकर डिटेल में डायल्स एल्डर रिएक्शंस की मैकेनिज्म और मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस स्टडी करेंगे। तो डायल्स एल्डर इट इज अ रिएक्शन बिटवीन अ डाइन एंड अ डाइनोफाइल। ये डायल्स एल्डर रिएक्शन है। अगर आप दूसरी एग्जांपल को देखें तो ये एक रिंग ओपनिंग की एग्जांपल है। एक पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है जिसमें रिंग क्लोजर और रिंग ओपनिंग होती है और ये एक ट्राइन है। अगर आप इसमें देखें ये एक हेक्साट्राइन है और इस हेक्साट्राइन के जो इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक साइक्लिक मूवमेंट शो करते हैं और एक आपके पास साइक्लोहेक्साडाइन बन रही है। नेक्स्ट तीसरी एग्जांपल जो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन की दी है वो मैंने इन रिएक्शंस में से दी है। इसमें से भी आप देख सकते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो एक साइक्लिक मूवमेंट जो कि एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और आपके पास एक पेंटीन बन रही है। ये साइक्लिक प्रोडक्ट नहीं है लेकिन ये एक पेंटीन है। आपके पास 1 2 3 प्रोटीन से और इथीन के रिएक्शन से आपके पास पेंटीन बनती हुई आपको नजर आ रही होगी। So the question is from where these reactions obtain the energy for the conversion of the reactant into the product। कि ऐसे तमाम केमिकल रिएक्शंस पेरीसाइक्लिक रिएक्शन जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स एक साइक्लिक मूवमेंट शो करते हैं और ये पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें ये कंसर्टेड मैकेनिज्म जो है वो फॉलो करते हैं। इनके पास ये पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के लिए एनर्जी कहां से आ सकती है? जवाब ये है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन या तो थर्मली एक्साइटेड होते हैं या फिर ये फोटोकेमिकली इनको एक्साइट किया जाता है या फिर ये फोटॉन से एनर्जी ले सकते हैं और इस तरह ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में प्रोसीड हो जाते हैं। दूसरी इन पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस की जो है कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक ये क्या है? ये कि ये या तो थर्मली प्रोसीड करते हैं या फिर ये फोटोकेमिकली ये प्रोसीड करते हैं। मीनिंग ये कि या तो इन्होंने बाय हीटिंग एनर्जी अब्सॉर्ब करके ये रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर रिएक्टेंट की आपस में केमिकल रिएक्शन होता है बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फोटॉन। और दूसरा ये है कि ये केमिकल रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं। स्टीरियो स्पेसिफिक की क्या मीनिंग है? आए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स और फिर मैं आपको बताता हूं कि स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस क्या होते हैं। स्टीरियो स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस को समझने के लिए आए हम इन 3 एग्जांपल्स को देखते हैं। पहली एग्जांपल में आपके पास 2,4 हेक्साडाइन है जिसको हम थर्मली एक्साइट करते हैं तो हमारे पास ट्रांस 2,3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूट 1-इन बनती है। और इसमें अगर आप देखें तो टू मिथाइल ग्रुप्स जो है वो एक ट्रांसपोजिशन में है। जो ब्लैक वेज मिथाइल है वो अगर आप समझें कि आउट ऑफ द प्लेन है तो डॉटेड जो वेज मिथाइल है वो बिहाइंड द प्लेन ऑफ दिस स्लाइड है और साइक्लोब्यूटीन जो है वो इस प्लेन के ऊपर मौजूद है। तो थर्मल एनर्जी से हमें सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांस जो है ट्रांस 2,3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूट 1-इन प्रोडक्ट मिल रही है, हमें सिस नहीं मिल रही है। तो ये एक स्टीरियो स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन है। इसी तरह अगर हम दूसरी एग्जांपल को देखें इसमें 2,4,6 ऑक्टाट्राइन को अगर हम थर्मल एनर्जी देते हैं तो हमें एक सिस जो है वो प्रोडक्ट मिल रही है। और अगर इसी केमिकल रिएक्शन को हम थ्रू दी फोटोकेमिकल रिएक्शंस प्रोसीड करते हैं तो हमें एक ट्रांस प्रोडक्ट मिलती है। तो थर्मल एक्साइटेशन से 2,4,6 ऑक्टाट्राइन से हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रही है? सिस प्रोडक्ट मिल रही है। जबकि अगर हम उसी ही केमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड करते हैं थ्रू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फोटॉन्स
तो हमें एक ट्रांस प्रोडक्ट मिलती है। तो ये तमाम के तमाम जो एग्जांपल्स हैं ये स्टीरियो स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस के ये एग्जांपल्स हैं। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि तमाम के तमाम जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस हैं उनमें कंडीशन बहुत अहम है। अगर हो सकता है कि वो थर्मल एनर्जी में अगर एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन सिस प्रोडक्ट दे रहा है तो हो सकता है कि वो अंडर दी कंडीशंस ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस वो आपको एक ट्रांस प्रोडक्ट दे। तो ये तमाम के तमाम जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं कि एक खास तरह की प्रोडक्ट अंडर दी सर्टेन कंडीशंस, अंडर दी सर्टेन सेट ऑफ कंडीशंस दे गिव अ सर्टेन टाइप ऑफ द प्रोडक्ट ओनली, कि वो सिर्फ एक ही तरह की प्रोडक्ट देते हैं जब तक कि आप उनकी रिएक्शन कंडीशंस को चेंज नहीं करते। तो वो जो रिएक्शन कंडीशंस क्या हैं कि वो किस तरह प्रोसीड हो रहे हैं, वो थर्मल एनर्जी से प्रोसीड हो रहे हैं या फिर वो वाया द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फोटॉन एनर्जी प्रोसीड हो रहे हैं। तो ये स्टीरियो स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के बारे में हमने कहा कि जनाब इनकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि ये या तो थर्मल एनर्जी से या फिर ये वाया द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फोटॉन एनर्जी से ये प्रोसीड करते हैं और ये स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं और ये कंसर्टेड मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं और इनमें पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक साइक्लिक मूवमेंट शो करते हैं। अगेन ऑन दिस स्लाइड मैंने ये बताया हुआ है कि ये तीनों जो रिएक्शंस हैं ये एग्जांपल्स हैं स्टीरियो स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस के। अभी तक हमने क्या सीखा है? हमने सीखा पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस कंसर्टेड रिएक्शंस होते हैं। कंसर्टेड रिएक्शंस का क्या मतलब है कि रिएक्टेंट के बॉन्ड और प्रोडक्ट के बॉन्ड जो हैं एक ही वक्त में टूटते और बनते हैं। साइक्लिक मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होती है इसमें साइक्लिक मूवमेंट का मतलब है कि ये या तो एक क्लोज सर्कल में ये फ्लो करेंगे जब प्रोडक्ट बन रही होगी। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आर द स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस के ये पेरिसाइक्लिक जो रिएक्शंस होते हैं एक खास तरह की प्रोडक्ट अंडर द सर्टेन सेट ऑफ कंडीशंस एक खास तरह की प्रोडक्ट देते हैं। ये नहीं होगा कि मिक्सचर ऑफ आइसोमर्स आपको अंडर दी सर्टेन सेट्स ऑफ कंडीशंस आपको मिल जाए, नहीं ऐसा नहीं होगा। आपको या तो सिस प्रोडक्ट मिलेगी या फिर आपको ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगी। Types of pericyclic reactions. There are 4 types of pericyclic reactions, namely electrocyclic reactions, cycloaddition reactions, sigmotropic reactions, group transfer reactions. Group transfer reactions are also called as the Ene reactions. Before we go into the detailed discussion of the pericyclic reactions, let's first have some important definitions. So हमारे पास 4 तरह के पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस हैं, इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लोएडिशन, सिग्माट्रोपिक और ईन रिएक्शन। इन रिएक्शंस को हम ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस भी कहते हैं। इनको हम वन बाय वन करके देखेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम इनकी डिटेल्स डिस्कशन में जाएं हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमें सिमेट्री का पता होना चाहिए। अब सिमेट्री क्या है, आए हम ये देखते हैं कि सिमेट्री क्या है। While studying the pericyclic reactions, you must have the knowledge of symmetry of p orbitals. p orbitals की symmetry का बारे में हमें क्यों इल्म होना चाहिए? क्योंकि पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में हमारे पास p orbitals के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उनकी मूवमेंट इन्वॉल्व होती है, तो हमें p orbitals की symmetry का पता होना चाहिए। तो हमारे पास जनाब p orbitals की 2 टाइप्स ऑफ सिमेट्रीज जो है हम देखते हैं कि p orbitals में 2 तरह की सिमेट्रीज जो होती हैं वो पाई जाती हैं। एक सिमेट्री को कहते हैं हम M1 सिमेट्री, whereas the second type of the symmetry is called the C2 symmetry. ये M1 सिमेट्री और C2 सिमेट्रीज क्या हैं? M1 सिमेट्री it is a mirror plane of symmetry. मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? आगे चलकर हम देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उसमें हमें क्लियर हो जाएगा कि M1 या मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है। दूसरी है C2 सिमेट्री, इट स्टैंड्स फॉर द सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगली स्लाइड्स में हम जाकर इन दोनों की डिटेल्स डिस्कशन करते हैं, M1 और C2 सिमेट्री की, कि ये क्या चीज है। इस स्लाइड पर आप 2 फिगर्स देख रहे हैं। पहले फिगर नंबर 1 में आप देख रहे हैं कि
वन पेयर ऑफ पी ऑर्बिटल है, इस पी ऑर्बिटल में पॉजिटिव जो साइन आपके पास, एक लोब को मैंने पॉजिटिव साइन से डिनोट किया हुआ है जो कि ब्लैक कलर में है, और दूसरी जो है वाइट कलर में, उसको हमने नेगेटिव साइन से डिनोट किया है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन चार्जेस नहीं है, ये जस्ट वेव फंक्शन के साइंस हैं। ये आपने क्वांटम केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़े होंगे कि वेव फंक्शन के साइंस क्या होते हैं। हम अभी इनके डिस्कशन में नहीं जा रहे। तो हमारे पास पी ऑर्बिटल्स की हमारे पास 2 लोब्स हैं। एक लोब जो कि ब्लैक कलर में है, उसको हमने दोनों फिगर्स में आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव साइन से डिनोट किया हुआ है, और जबकि सेकंड लोब को हमने नेगेटिव साइन से डिनोट किया हुआ है। और इस चीज़ को ख्याल ज़हन में रखें कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन के साइंस नहीं हैं, यहाँ पर ये वेव फंक्शन के साइंस हैं। तो अगर हम फिगर नंबर 1 के पी इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो इनके दरमियान में आपको एक लाइन नजर आ रही होगी। ये लाइट एक्चुअली एक मिरर है, और अगर हम इस पी ऑर्बिटल फिगर नंबर 1 के पी ऑर्बिटल्स के दरमियान में अगर हम एक मिरर रखें तो हमें ये पता चलेगा कि ये दोनों के दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज हैं। तो ऐसे पी ऑर्बिटल्स जिसमें आपके पास पॉजिटिव साइन जो है वेव फंक्शन की, वो पॉजिटिव साइन के सामने हो और नेगेटिव साइन के सामने हो, तो ऐसे 2 पी ऑर्बिटल्स में हम कहेंगे मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, या हम इसको M1 सिमेट्री कहेंगे। तो M1 सिमेट्री क्या है? अगर 2 पी ऑर्बिटल्स एक दूसरे के मिरर इमेज हो तो हम उनको M1 सिमेट्री कहेंगे कि इनके अंदर M1 सिमेट्री है। अगर हम फिगर नंबर 2 में देखें तो इसमें जो 2 पी ऑर्बिटल्स हैं उनके वेव फंक्शन की साइंस ऑपोजिट हैं। जो आपके पास एक पी ऑर्बिटल का पॉजिटिव साइन अप साइड पे है और दूसरे पी ऑर्बिटल्स का पॉजिटिव वेव फंक्शन का जो साइन है वो लोब जो है वो डाउन साइड है। तो अब क्या करें हम? क्या इसमें मिरर प्लेन सिमेट्री है? नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव होना चाहिए था और नेगेटिव के सामने नेगेटिव होना चाहिए था, लिहाजा ये एक मिरर प्लेन इसमें सिमेट्री नहीं है। तो क्या बात यहां पर ही खत्म हो जाएगी कि हम कहेंगे कि फिगर नंबर 1 में जो 2 पी ऑर्बिटल्स हैं उनमें मिरर प्लेन सिमेट्री है, और फिगर नंबर 2 में जो 2 पी ऑर्बिटल्स हैं क्योंकि उनमें जो लोब्स हैं, पॉजिटिव बेरिंग लोब्स जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट पे हैं, एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, और ना ही नेगेटिव लोब्स जो हैं नेगेटिव साइन बेरिंग लोब्स जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट साइड पे हैं। लिहाजा हम इनको कहेंगे ये जनाब मिरर प्लेन सिमेट्री में नहीं है, या इनमें M1 सिमेट्री नहीं है। तो क्या बात यहां पर खत्म हो जाएगी? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं कि यहां पर मिरर प्लेन सिमेट्री नहीं है, लेकिन इनमें एक और तरह की सिमेट्री पाई जाती है। आए आगे चलकर अगली नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं कि इनमें ये दूसरी तरह की सिमेट्री कौन सी पाई जाती है। इस स्लाइड पे अगेन हमारे पास 2 पेयर्स ऑफ पी ऑर्बिटल्स हैं। जो आपके पास लेफ्ट साइड पे पेयर ऑफ पी ऑर्बिटल्स है उसमें M1 सिमेट्री है, मिरर प्लेन सिमेट्री है, क्योंकि आपके इन 2 पी ऑर्बिटल्स में जो पॉजिटिव लोब्स हैं वो एक दूसरे के इन पॉजिटिव साइन बेरिंग जो लोब्स हैं वो एक दूसरे के इन फ्रंट हैं, और इसी तरह नेगेटिव साइन बेरिंग जो लोब्स हैं वो एक दूसरे के आमने सामने हैं। लिहाजा ये एक दूसरे का मिरर इमेज है और इनमें मिरर प्लेन सिमेट्री या M1 सिमेट्री पाई जाती है। लेकिन जो दूसरी तरफ के जो लेफ्ट साइड पे पेयर ऑफ पी ऑर्बिटल्स हैं उसमें पॉजिटिव साइन बेरिंग पी ऑर्बिटल्स एक दूसरे की अपोजिट साइन पर है, अपोजिट साइड्स पर हैं, और सेम इज ट्रू फॉर दी नेगेटिव साइन बेरिंग पी ऑर्बिटल्स। तो मेरा सवाल ये था कि इनमें किस तरह की सिमेट्री पाई जाती है, इनमें किस तरह की सिमेट्री पाई जाती है। अगली स्लाइड पर हम जाकर इसको फर्दर डिस्कस करते हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि जो इन 2 पी ऑर्बिटल्स के दरमियान में मिरर है, अगर हम उसका एक सेंटर लें उसके दरमियान में जहां पर ये दोनों पी ऑर्बिटल्स की नोड्स हैं, नोड्स वो हैं जहां पर वेव फंक्शन की जो मैग्नीट्यूड है वो 0 हो जाती है। तो यहां पर किसी भी पी ऑर्बिटल में अगर आप नोड देखनी हो तो आप देख सकते हैं कि जहां पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन की जो लोब्स हैं आपस में इंटरमीट कर रही हैं, वो एरिया जो है वो नोड कहलाता है, और यहाँ पर जो वेव फंक्शन की वैल्यू है वो 0 है। चलिए अगली स्लाइड पर चलकर देखते हैं कि फिगर नंबर 2 के अंदर जो 1 पेयर ऑफ पी ऑर्बिटल्स है जिसमें
पॉजिटिव लोब्स जो हैं एक दूसरे के अपोजिट साइड पर हैं और नेगेटिव लोब्स एक दूसरे के अपोजिट साइड पे हैं, इनमें किस तरह की सिमेट्री पाई जाती है। इस स्लाइड पर अगर हम देखें तो वन पेयर ऑफ पी ऑर्बिटल्स है। अगेन ये बिल्कुल वही फिगर नंबर 2 वाले पी ऑर्बिटल्स हैं। मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया था कि अगर आप मिरर जो है उसके सेंटर पर एक पॉइंट लें और वहां से अगर हम अपोजिट साइड पर इक्वल डिस्टेंस पर जाएं, जैसा कि मैंने एरोज के साथ दिखाया हुआ है, तो आपको इक्वल साइड पर पॉजिटिव साइन बेरिंग लोब्स मिल जाएंगे। इसी तरह अगर आप दूसरी साइड पर अपोजिट साइड पर इक्वल डिस्टेंस पर जाएं दो तरफ, तो आपको नेगेटिव साइन बेरिंग लोब्स मिलेंगी। तो अगर किसी भी पी ऑर्बिटल सेट ऑफ पी ऑर्बिटल्स में आपको इस तरह की कंडीशन मिले कि अगर आप अपोजिट साइड पर इक्वल डिस्टेंस पर जाएं तो आपको एक जैसी ही साइन बेरिंग लोब्स मिल जाएं, तो हम उस पेयर ऑफ पी ऑर्बिटल्स में कहेंगे कि इनमें C2 सिमेट्री है या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री है। So the definition is, if one goes on opposite sides at equal distance, you will meet the same sign of the p orbital. So these p orbitals possess C2 symmetry or the center of symmetry. अब अगला क्वेश्चन ये है कि इनको सेंटर ऑफ सिमेट्री को C सिमेट्री क्यों नहीं कहा गया, इसको C2 ही क्यों कहा गया। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं कि इनको C2 सिमेट्री क्यों कहा गया। Here I have repeated my question, why center of symmetry is called the C2 symmetry. एक लम्हे के लिए आप p ऑर्बिटल्स की जो साइंस हैं इनको इग्नोर कर लें। तो अगर आप p ऑर्बिटल्स को रोटेट करें 180 डिग्री पर, अगर आप इस p ऑर्बिटल्स को 180 डिग्री पर रोटेट करें तो आपको फिर वही का वही p ऑर्बिटल मिल जाएगा। और इसी तरह एक सर्कल में अगर आप इसको 2 टाइम्स रोटेट करेंगे p ऑर्बिटल्स को, तो आपको 2 दफा बिल्कुल वही का वही p ऑर्बिटल मिलेगा। लेकिन आपको इसमें कंडीशन क्या है कि आपने p ऑर्बिटल्स की साइंस को इग्नोर करना है। आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट ना देखें, आप इसको एज ए होल ब्लैक देखें। तो इस नीचे वाली डायग्राम में मैं इसको फिनोमेना को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप इसमें देख सकते हैं कि जब एक पी ऑर्बिटल को 2 दफा हम रोटेट करते हैं 360 में, यानी कि आफ्टर एवरी 180 डिग्री ये बिल्कुल पहले जैसा बन जाता है, तो ऐसे फिनोमेना को हम कहते हैं कि इसमें 2 फोल्ड सेंटर ऑफ सिमेट्री है। कोई ऐसी चीज जिसको आप 360 में जितनी दफा घुमाकर आपको पहले वाली जो है शेप मिल जाए, उसको हम कहते हैं कि इसमें उतने ही टाइम्स सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। तो क्योंकि हमारे पास पी ऑर्बिटल्स को हम 2 दफा रोटेट कर हमें वही का वही पी ऑर्बिटल मिल जाता है, लिहाजा हम कहेंगे इसमें C2 सिमेट्री है। Now let's discuss the symmetry in conjugated system. First of all, we should have to know what is a conjugated system. So a conjugated system is a system which possess alternative single and multiple bonds in one plane. तो conjugated system वो सिस्टम है, वो मॉलिक्यूल है जिसमें सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड्स अल्टरनेटिवली पाए जाएं। फॉर एग्जांपल पहले अगर सिंगल बॉन्ड है उसके पास बाद डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, और उसके बाद फिर सिंगल है, फिर डबल या ट्रिपल है, तो ऐसे सिस्टम को हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं। तो इससे पहले कि हम सिमेट्री को किसी बड़े कॉन्जुगेटेड सिस्टम में डिस्कस करें, आए हम सिमेट्री देखते हैं ईथीन के मॉलिक्यूल में कि इसके अंदर पी ऑर्बिटल्स में किस तरह की सिमेट्री है। ईथीन का मॉलिक्यूल किस तरह बनता है, हमें पता है कि ईथीन के मॉलिक्यूल में 2 p ऑर्बिटल जो है वो आपस में ओवरलैप करते हैं, तो उससे एक पाई बॉन्ड बनता है। तो हर कार्बन के ऊपर एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ईथीन के मॉलिक्यूल में होता है जो कि आपस में ओवरलैप करते हैं। उनकी ओवरलैपिंग इस तरह होती है कि उनके पॉजिटिव लोब्स जो p ऑर्बिटल्स के होते हैं वो सेम साइड्स पर होते हैं, और वो पॉजिटिव लोब जो है वो पॉजिटिव लोब से और नेगेटिव लोब जो है वो नेगेटिव लोब से ओवरलैप करता है। तो हमारे पास एक पाई बॉन्ड बन जाता है। इस स्लाइड पे आप देख सकते हैं कि 2 p ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, और ये ओवरलैपिंग किस तरह की हो सकती है। ये ओवरलैपिंग जो है अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम देख सकते हैं कि 2 टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल्स इज प्रेजेंट। एक पॉसिबिलिटी ये है कि
दो पी ऑर्बिटल इस तरह ओवरलैप करें कि उनकी पॉजिटिव पॉजिटिव लोब्स आपस में एक ही साइड पे और नेगेटिव नेगेटिव लोब्स भी एक साइड पर हों। तो इस तरह की ओवरलैपिंग जो होती है वो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है, और जो रिजल्टिंग जो ऑर्बिटल बनता है उसको हम मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं, और ये जो है लोअर एनर्जी का होता है, और इसको हमने psi1 जो है वेव फंक्शन जो है असाइन किया है। इसी तरह दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों जो पी ऑर्बिटल्स हैं उनकी जो लोब्स हैं वो पॉजिटिव पॉजिटिव जो है वो अपोजिट साइड पे हैं, और इसी तरह नेगेटिव नेगेटिव भी अपोजिट साइड्स पे हैं, और इस तरह जो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है, और उसकी एनर्जी हायर होती है, और इसको हमने यहाँ पर psi2 स्टार का नेम असाइन किया है। तो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं उतने ही आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। हाफ उसमें जो है वो बॉन्डिंग होते हैं और हाफ जो होते हैं वो एंटी बॉन्डिंग होते हैं। यही इस स्लाइड के ऊपर शो किया गया है। आइए अब हम सिमेट्री देखते हैं इथीन के मॉलिक्यूल में कि इसके पी ऑर्बिटल्स में जब वो ओवरलैप करते हैं तो उनके अंदर कौन सी सिमेट्री पाई जाती है। तो इन दिस डायग्राम आप देख सकते हैं कि जब आपस में पी ऑर्बिटल्स जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे होते हैं तो उनकी दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव लोब्स दोनों पी ऑर्बिटल्स की एक ही साइड पर है और नेगेटिव साइड उसके अपोजिट साइड पर है। तो इनमें कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस, क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है? हाँ, ये एक दूसरे के मिरर इमेज ही है। तो लिहाजा हम कहेंगे कि इनके अंदर जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के दौरान जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, दो पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, उनके अंदर मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, क्योंकि इन दोनों की पॉजिटिव लोब्स जो हैं एक ही साइड पे हैं और नेगेटिव लोब्स एक ही साइड पे हैं। तो अगर आप नीचे के टेबल में देखें तो उसके अंदर मैंने 3 कॉलम बनाए हुए हैं। फर्स्ट कॉलम में अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें उसमें ऑर्बिटल है, तो psi1 जो है वो डिनोट कर रहा है आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, psi2 स्टार इट डिनोट्स द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो दूसरा कॉलम है दैट इज फॉर m1 सिमेट्री, और उसके अंदर इस कॉलम में अगर आप अल्फाबेट देख रहे हैं S और A, S stands for symmetry and A stands for absence of symmetry, and similarly थर्ड जो आपके पास कॉलम है दैट इज फॉर दी C2 सिमेट्री, कि उसके अंदर अगर है सिमेट्री तो हमने S लिख दिया है, और उसके अंदर अगर सिमेट्री नहीं है C2 किसी ऑर्बिटल के अंदर तो उसके अंदर के लिए हमने A लिख दिया। तो अगर हम देख रहे हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के में दो ऑर्बिटल जो पी ओवरलैप कर रहे थे उनके दरमियान हमारे पास मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री थी, तो लिहाजा हमने psi1 के सामने बिल्कुल m1 के नीचे जो है ये मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री S लिख दिया है। इट डिनोट्स के इसके अंदर मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो हमने अगर हम देखना चाहें कि इस मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के दरमियान क्या इनके दरमियान में C2 सिमेट्री है, अगर हम अपोजिट साइड्स पर जहां पर मैंने पॉजिटिव साइन लिखा हुआ है यहां से अपोजिट साइड्स पर इक्वल डिस्टेंस पे जाएं तो एक तरफ डाउन साइड पे हमें पॉजिटिव लोब मिलती है और अप साइड पे हमें नेगेटिव लोब मिलती है। तो लिहाजा इनके दरमियान जो है वो C2 सिमेट्री नहीं है, लिहाजा मैंने यहाँ पर A लिख दिया है। A स्टैंड्स फॉर द एब्सेंस ऑफ C2 सिमेट्री। और इसी तरह अगर हम psi2 एंटी बॉन्डिंग जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसके लिए उसमें जो दो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं उनकी सिमेट्री के लिए को देखें तो ये एक दूसरे का मिरर इमेजेस नहीं है, लिहाजा मैंने m1 सिमेट्री जो है psi2 के लिए वो A लिख दी है, एब्सेंस लिख दिया है, जबकि इसके लिए C2 सिमेट्री जो है वो प्रेजेंट है, क्योंकि अगर आप जहां पर आप पॉजिटिव साइन देख रहे हैं वहां से अपोजिट साइड पर जाएं तो आपको दोनों तरफ नेगेटिव लोब्स और या फिर पॉजिटिव लोब्स मिलती हैं, लिहाजा इसके अंदर C2 सिमेट्री है। और मैंने यहाँ पर S लिख दिया विच डिनोट्स दैट C2 सिमेट्री इसमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए प्रेजेंट है। And now the very important question comes, what will be the pattern of symmetries if more than 2 p orbitals are present? अगर आपके पास दो से ज्यादा p orbitals किसी मॉलिक्यूल के अंदर हैं, मीन अगर कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और उसके अंदर दो से ज्यादा p orbitals हैं तो उसके p orbitals के दरमियान में कौन सी सिमेट्रीज होंगी? तो उसके लिए वेरी सिंपल है कि अगर आप इथीन के मॉलिक्यूल में देखा था कि psi1 जो है
उसके लिए हमारे पास M1 मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री थी और उसके में जो जो थी C2 सिमेट्री वो एब्सेंट थी। तो C2 के लिहाज से जो psi1 था इथीन का वो एंटी सिमेट्रिक था, जबकि M1 के लिहाज से सिमेट्रिक था। जबकि psi2 स्टार जो था वो M1 के लिहाज से एंटी सिमेट्रिक था और C2 के लिहाज से सिमेट्रिक था। तो लिहाजा अगर आपके पास एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, बल्कि दो से ज्यादा पी ऑर्बिटल्स हों तो आपने उसके लिए सिंपल पहले के लिए लिख रहे हैं M1 सिमेट्री है, दूसरे के लिए C2, फिर तीसरे के लिए M1, चौथे के लिए C2, पांचवें के लिए M1, छठे के लिए C2 एंड सो ऑन। इसी सीक्वेंस के साथ आपने उनकी सिमेट्रीज राइट कर देनी है। अगर आप इसको ड्रा करके भी देखेंगे तो आपको उनके दरमियान में यही सिमेट्रीज का प्लेन मिलेगा, पैटर्न मिलेगा, सॉरी। अगर हम देखें कि अगर चार एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं तो उसमें से दो जो होंगे वो बॉन्डिंग होंगे, दो जो होंगे वो एंटी बॉन्डिंग होंगे। तो टोटल आपके पास वो जो वेव फंक्शन है चार होंगे, psi1, 2, 3 एंड 4। तो आप क्या लिखेंगे, M1 पहले के लिए, दूसरे के लिए C2, तीसरे के लिए M1, चौथे के लिए C2 एंड सो ऑन। और इसी तरह अगर आपके पास 6 जो है आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं तो आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे, 3, और 3 एंटी बॉन्डिंग बनेंगे। और उनका जो है सिमेट्री का जो पैटर्न है वो मैंने इस स्लाइड पर लिखा हुआ है। तो आपके पास जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे तो पहले के लिए आपने M1 लिखना है और दूसरे के लिए C2 लिखना है, और ये जो दूसरा है ये आपके पास एंटी बॉन्डिंग है, और वो इसके ऊपर आप स्टार का जो है ना एक्सपोनेंट वो राइट कर सकते हैं। In order to understand the symmetry among the conjugated polyenes, let us discuss the example of 1,3-butadiene. 1,3-butadiene के अंदर अगर हम देखें तो 1 नंबर और 2 नंबर कार्बन के दरमियान में आपको एक डबल बॉन्ड मिलता है, और इसके बाद 3 और 4 के दरमियान में आपको एक डबल बॉन्ड मिलता है। तो ब्यूटाडाइन के जो रूटीन में हम स्ट्रक्चर लिखते हैं उसके अंदर आपको 2 पाई बॉन्ड्स मिलते हैं, लेकिन एक्चुअली ये दोनों पाई बॉन्ड जो है वो रेजोनेट कर रहे हैं, क्योंकि तमाम कार्बन्स के ऊपर इन 1,3-ब्यूटाडाइन एक पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और वो एक मल्टीपल वे से आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। तो लिहाजा अगर आप इस स्लाइड में देखें तो 1,3-ब्यूटाडाइन के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर मैंने एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखा हुआ है जिसमें तमाम कार्बन के दरमियान एक डॉटेड जो है वो मैंने पाई बॉन्ड दिखाया हुआ है, और ये शो कर रहा है कि तमाम कार्बन्स के दरमियान एक पाई बॉन्ड मौजूद है जो कि रूटीन के पाई बॉन्ड, आइसोलेटेड पाई बॉन्ड से थोड़ा सा वीक है। तो अगर हम इनके पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग को देखें अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो हमारे पास 4 कार्बन्स हैं तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं वो ओवरलैप करेंगे। तो जब 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो कितने होंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2 उसमें से 4 में से 2 जो होंगे वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे और 2 जो होंगे वो एंटी बॉन्डिंग होंगे। तो पहले जो 2 हैं वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, उनको मैंने डेजिग्नेट किया psi1 और psi2 से। जो बाकी 2 हैं उनको जिनकी हाई एनर्जी है उनको हमने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा है, और उनको हमने डेजिग्नेट किया है psi3 और psi4 से। तो आए अब हम देखते हैं कि आपस में ओवरलैप किस तरह कर सकते हैं। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि तमाम के तमाम जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो इस तरह अरेंज हों कि उनके पॉजिटिव जो लूप्स हैं वो एक साइड पे हो और नेगेटिव लूप्स जो हैं वो एक साइड पे हो। तो इस तरह एक ऐसा हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ जाएगा जिसके में कोई भी नोड नहीं होगी। नोड एक ऐसा रीजन है जहां पर जो इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन की वैल्यू है वो 0 हो जाती है। तो हम देख सकते हैं कि इन ऐसी कॉम्बिनेशन में तमाम के तमाम जो पी ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर कौन सी सिमेट्री पाई जा रही है। अगर हम फर्स्ट और सेकंड में देखें तो उसमें से कौन सी सिमेट्री पाई जा रही है, मिरर प्लेन सिमेट्री। 2 और 3 में देखें तो उसके अंदर भी मिरर प्लेन सिमेट्री पाई जा रही है, और 3rd और 4th के दरमियान में देखें तो उसमें भी मिरर प्लेन सिमेट्री पाई जा रही है। हम अपनी तमाम डिस्कशन में अब हम मिडिल के जो 2 ऑर्बिटल्स होंगे उनके दरमियान में सिमेट्री देखा करेंगे। तो psi1 के अंदर जो आपके पास मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसके दरमियान में आपके पास इसमें कोई भी नोड नहीं है। तो आप नोड जो नंबर ऑफ नोड्स है वो n-1 के फार्मूले से
फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर n जो है वो साई की वैल्यू, यहाँ पर साई की वैल्यू क्या है 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो लिहाजा आपके पास इसमें साई 1 के अंदर आपके पास नोड कोई भी नहीं है, और इसके जो है सिमेट्री कौन सी है इसके अंदर, इसके अंदर मिरर प्लेन सिमेट्री है। तो लिहाजा मैंने मिरर प्लेन M1 के नीचे S लिख दिया, इट मीन कि सिमेट्री इज प्रेजेंट। तो क्या यहाँ पर आपके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है इनमें? बिल्कुल नहीं है, लिहाजा मैंने C2 के नीचे A2 लिख दिया। अब हम आते हैं दूसरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरफ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के तरफ, जिसको मैंने साई 2 से डिनोट किया हुआ है। इसमें अगर आप देखें तो दो जो हैं राइट साइड के एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो इस तरह अपने आप को उन्होंने ओरिएंटेट किया हुआ है कि उनके जो नेगेटिव जो लूब्स हैं वो अप साइड्स पे हैं, जबकि जो लेफ्ट वाले दो ऑर्बिटल्स हैं उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स के पॉजिटिव साइन जो हैं ऊपर की तरफ हैं। तो यहाँ पर आपको एक लूब मिल रही है, नोड मिल रही है सॉरी, बिटवीन दी एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ 2 and 3। यहाँ पर जो वेव फंक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। तो इसके दरमियान में अगर हम उसके मिडल के दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनके दरमियान में देखें तो यहाँ पर हमें किसी तरह की भी कोई प्लेन ऑफ मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रही, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव साइंस को एक तरफ होना चाहिए, एक साइड पे होना चाहिए था, और सेम साइड पे होना चाहिए था, और नेगेटिव नेगेटिव को एक दूसरे के आमने सामने होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर कौन सी सिमेट्री है? अगर हम सेकंड और थर्ड जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, p ऑर्बिटल्स हैं, उनमें के सेंटर में से अपोजिट साइड पर जाएं तो हमें नेगेटिव लोब्स मिलते हैं, और दूसरी तरफ जाएं तो पॉजिटिव लोब्स मिलते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर मिरर प्लेन सिमेट्री नहीं है, यहाँ पर C2 सिमेट्री है। तो मैंने साई 2 के वेव फंक्शन के लिए जो है वो क्या लिखा है, M1 के नीचे मैंने लिखा है A फॉर M1 के नीचे मैंने A लिखा हुआ है, A फॉर एब्सेंस ऑफ सिमेट्री, यानी कि इसमें मिरर प्लेन सिमेट्री नहीं। और अगर मैं इसके C2 को देखूं फॉर साई 2 तो उसके लिए मैंने S लिखा है, इसका मतलब है सिमेट्री इज प्रेजेंट। कौन सी सिमेट्री? C2 सिमेट्री। इसी तरह अगर मैं C3 जो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसके में देखूं तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर मैंने आपको बताया N1 से आप N-1 से आप इसका नंबर ऑफ नोड्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर N की वैल्यू क्या है 3, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर 2 नोड्स हैं। तो इनके जो आपके मिडल के 2 ऑर्बिटल्स हैं उनके दरमियान कौन सी सिमेट्री पाई जा रही है? इन दोनों के दरमियान में मिरर प्लेन सिमेट्री पाई जा रही है, और इनमें C2 सिमेट्री एब्सेंट है। लिहाजा आप इसके चार्ट में देख सकते हैं कि फॉर साई 3 जो साई 3 स्टार जो है M1 सिमेट्री इज प्रेजेंट, वेयर एज फॉर द C2 सिमेट्री इट इज एब्सेंट। और इसी तरह अगर मैं फोर्थ बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को देखूं तो उनके दरमियान के जो दो ऑर्बिटल्स हैं उनके दरमियान में कौन सी सिमेट्री है? C2 सिमेट्री, जबकि उनके दरमियान में मिरर प्लेन सिमेट्री एब्सेंट है। तो चार्ट में भी मैंने इसी तरह लिखा हुआ है। और अगर इसके लिए अगर हम टोटल नंबर ऑफ नोड्स देखना चाहें तो इसमें के लिए n की वैल्यू क्या है 4, साई 4। यहाँ पर जो साई 4 है इसका 4 जो है वो हमने n की जगह लिखा, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर 3 नोड जो हैं वो प्रेजेंट है। पहली नोड जो है अगर आप देखें तो फ्रॉम द राइट टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो पहले और दूसरे के दरमियान में एक नोड है, दूसरे और तीसरे के दरमियान और p ऑर्बिटल के दरमियान में एक नोड है, और तीसरी नोड तीसरे और चौथे के दरमियान में मौजूद है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब आपके पास एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो, जब आपके पास दो से ज्यादा दो से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स मौजूद हों, तो आपने क्या करना है कि पहले के लिए क्या लिखना है? आपने लिखना है उसके लिए मिरर प्लेन सिमेट्री M1, दूसरे के लिए क्या लिखना है? C2, फिर तीसरे के लिए अगेन M1, और चौथे के लिए C2। तो देख लें इसके 1,3 ब्यूटाडाइन के अंदर भी यही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। तो लिहाजा आपके पास जब कभी भी कोई भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम आ जाए जिसके अंदर दो से ज्यादा आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और वो इवन नंबर में है, तो आपने M1 C2 M1 C2 का पैटर्न फॉलो करना है। अब अगली नेक्स्ट स्लाइड्स में हम जाकर देखेंगे कि कुछ और जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स हैं उनके अंदर सिमेट्री का पैटर्न हम देखेंगे। इससे पहले कि हम कुछ और कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स को डिस्कस करें, ऑलवेज रिमेंबर दैट फॉर इवन नंबर ऑफ नोड्स, फॉर एग्जांपल for the psi1, psi3 and psi5 we will have the even number of nodes. These atomic orbitals will always possess M1 symmetry, and similarly for odd number of nodes
the corresponding orbital should be psi 2, psi 4, psi 6 and so on will have the C2 symmetry. It means कि जब कभी भी आपको किसी भी ऑर्बिटल की इवन नंबर में लाइक 0, 2, 4, 6, 8 अगर आपको नंबर ऑफ नोड्स मिल रही हो तो उन ऑर्बिटल्स की सिमेट्री क्या होगी m1। और अगर आपके पास किसी ऑर्बिटल की नंबर ऑफ नोड्स क्या आ रही हैं ऑड नंबर में आ रही हैं तो उनके वेव फंक्शन क्या होंगे psi 2, psi 4, psi 6। तो उनके वेव फंक्शन जो वैल्यूज होगी वो क्या होगी वो इवन में होगी तो उनकी क्या होगी सिमेट्री उनके लिए C2 सिमेट्री होगी। ये आप अगर 1,3 ब्यूटाडाइन की एग्जांपल को सामने रखकर देखेंगे तो आपको ये रिजल्ट्स मिलेंगे और ये रिजल्ट्स दूसरे भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स के लिए ट्रू हैं, आप उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले कि हम कुछ और कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स को डिस्कस करें, ऑलवेज रिमेंबर that for even number of nodes, for example for the psi 1, psi 3 and psi 5 we will have the even number of nodes. These atomic orbitals will always possess m1 symmetry, and similarly for odd number of nodes the corresponding orbital should be psi 2, psi 4, psi 6 and so on will have the C2 symmetry. It means कि जब कभी भी आपको किसी भी ऑर्बिटल की इवन नंबर में लाइक 0, 2, 4, 6, 8 अगर आपको नंबर ऑफ नोड्स मिल रही हो तो उन ऑर्बिटल्स की सिमेट्री क्या होगी m1। और अगर आपके पास किसी ऑर्बिटल की नंबर ऑफ नोड्स क्या आ रही हैं ऑड नंबर में आ रही हैं तो उनके वेव फंक्शन क्या होंगे psi 2, psi 4, psi 6। तो उनके वेव फंक्शन जो वैल्यूज होगी वो क्या होगी वो इवन में होगी तो उनकी क्या होगी सिमेट्री उनके लिए C2 सिमेट्री होगी। ये आप अगर 1,3 ब्यूटाडाइन की एग्जांपल को सामने रखकर देखेंगे तो आपको ये रिजल्ट्स मिलेंगे और ये रिजल्ट्स दूसरे भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स के लिए ट्रू हैं, आप उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बिफोर द डिस्कशन ऑफ symmetry in the p orbitals of the conjugated systems, let us discuss the symmetry in the sigma bond। इस स्लाइड पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के बन रहा है बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द 2 हाइड्रोजन एटम्स और इसमें आपके पास एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अगर हम सिमेट्री को देखना चाहें तो अगर इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को एक मिरर के सामने रखें तो आपको बिल्कुल इसी तरह का ही एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा। लिहाजा इसके अंदर हम कहेंगे कि मिरर प्लेन सिमेट्री पाई जाती है। और अगर हम किसी भी एक पॉइंट या फॉर एग्जांपल सेंटर से एक पॉइंट से अपोजिट जाएं तो दूसरी साइड पर भी अपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो एट इक्वल डिस्टेंस आपको एक जैसी ही चीज मिले एक जैसी ही शेप मिलेगी। लिहाजा हम कहेंगे इसमें C2 सिमेट्री भी प्रेजेंट है। जबकि अगर हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को देखते हैं तो सेंटर पे जहां पर नोड है तो उसके अपोजिट साइड पर देखें तो आपको एक तरफ पॉजिटिव नोड मिल रही है और दूसरी तरफ तो आपको नेगेटिव नोड मिल रही है। लिहाजा इसके अंदर आप कहेंगे मिरर प्लेन सिमेट्री नहीं है। और अगर हम इसके अपोजिट डायरेक्शन पर नोड्स पर जाएं तो हमें अपोजिट डायरेक्शन पर एक जैसी नोड्स नहीं मिल रही, लिहाजा इसके अंदर C2 सिमेट्री भी नहीं है। तो हम ये ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड के अंदर M1 और C2 सिमेट्रीज प्रेजेंट होती हैं और सिग्मा स्टार जो है जो कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसके अंदर ना ही तो मिरर प्लेन सिमेट्री होती है और ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। तो ये दोनों जो रिजल्ट्स हैं इस टेबल में हमने समराइज किए हुए हैं। Now what will be the symmetry of p orbitals of unbranched conjugated ions such as cations, anions and among the radicals? Now let us discuss this situation with reference to the allyl and 2,4 pentadienyl systems. Chemically an allyl group is represented as CH2 is bonded with a CH group through a double bond and this CH is in turn bonded with a CH2 group with a single bond. And the allyl group may have the three forms. It may exist as the carbocation, it may exist as the radical, it may exist as the allyl group. So in the coming slides you will see the different forms of the allyl group. अगर हम allyl group की कार्बोकैटायनिक फॉर्म देखें तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है और इस एक पाई बॉन्ड के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं।
जबकि CH2 जो एक टर्मिनल CH2 है उसके के पास वो दैट इज डिप्राइव्ड ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह एनायनिक फॉर्म में अगर देखें, दिस एनायनिक फॉर्म ऑफ द एलाइल ग्रुप possesses 3 p orbitals, isolated p orbitals and 1 lone pair of electrons. And similarly, a radical form possesses the 3p isolated p orbitals and 1 unpaired electron. तो हमारे पास ये तीन तरह के एलाइलिक ग्रुप्स हैं, एक जिसके पास दैट इज डिप्राइव्ड ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट ऑक्यूपाई 1 पॉजिटिव चार्ज, और एक ऐसा जिसके पास एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन है और दैट इज द एनायनिक फॉर्म, और एक ऐसा जिसके पास एक अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये एक रेडिकल फॉर्म है अलाइल ग्रुप की। तो अब हम इन तीनों अलाइल ग्रुप्स की जो है पी ऑर्बिटल्स की सिमिट्रीज देखने लगे हैं कि इनके अंदर पी ऑर्बिटल्स की सिमिट्री क्या है। तो हमारे पास तीन अलाइल ग्रुप्स हैं, एक ऐसा अलाइल ग्रुप जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक ऐसा अलाइल ग्रुप जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और एक ऐसा अलाइल ग्रुप जिसके ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और वो एक रेडिकल फॉर्म में है। तो आए चले देखें कि इनके अंदर पी ऑर्बिटल्स की सिमिट्री क्या है। You may note that all the three forms of the allyl group possess 3 isolated p orbitals. कि तीन के तीन जो अलाइल की फॉर्म्स हैं, कैटायनिक, एनायनिक या कि रेडिकल, तीनों के में एक चीज़ मुश्तरका है कि वो ये है कि तीनों के पास 3 आइसोलेटेड p ऑर्बिटल्स हैं। अकॉर्डिंग टू दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जब भी जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, तो 3 जब ओवरलैप करेंगे तो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करेंगे तो 3 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि जब 3 ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमारे पास आ जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इनमें से 3 में से हाफ जो है वो बॉन्डिंग होने चाहिए और हाफ जो है वो एंटी बॉन्डिंग होने चाहिए। तो 3 के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम इक्वली डिवाइड किस तरह कर लेंगे, हम उनको हाफ किस तरह करेंगे, ये एक बहुत ही अहम क्वेश्चन है। तो इसके बारे में आप सोचें और मैं आपको इसका जो जवाब है वो नेक्स्ट स्लाइड पे देता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि 3 p ऑर्बिटल्स जो हैं जब अवलाल के जब वो आपस में ओवरलैप करते हैं तो 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, उनमें से हाफ जो है वो बॉन्डिंग होने चाहिए और हाफ जो है एंटी बॉन्डिंग होने चाहिए। तो हम 3 को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को इक्वली डिवाइड किस तरह करेंगे, हाफ किस तरह करेंगे। तो हम इस तरह करते हैं कि जो 3 जो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे अलाइल के, उनको हम psi1, psi2 और psi3 के नेम्स जो है वो देते हैं। तो इनमें से एक जो है जो psi2 एटॉमिक ऑर्बिटल है वो बॉन्डिंग ओवरलैपिंग में हिस्सा नहीं लेता, लिहाजा आपके पास ओनली psi1 एंड psi3 विल पार्टिसिपेट इन द ओवरलैपिंग एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ओवरलैपिंग 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विल बी फॉर्म्ड, विल बी जनरेटेड। तो psi1 और psi3 जो है वो ओवरलैपिंग में हिस्सा लेते हैं, जिसके नतीजे में आपके पास 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल psi1 एंड psi3 स्टार जो है वो जनरेट हो जाते हैं। और जबकि psi2 जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता, तो लिहाजा आपके पास ये एज ए नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल रहता है। आए इसकी आप पिक्टोरल डायग्राम देखते हैं, इसकी डायग्राम देखते हैं कि इसको जो psi2 है जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहा उसको, और बाकी जो psi1 और psi3 स्टार की जो है वो पिक्चर्स देखते हैं और फिर हम इससे एक नया आइडिया अबाउट दी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम डिराइव करते हैं। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है अलाइलिक ग्रुप के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की। तो आप दरमियान में देख सकते हैं जो रेड कलर में हमने psi2 दिखाया हुआ है, इसमें 3 जो ऑर्बिटल्स इस तरह अरेंज किया हुआ है कि दरमियान में एक नॉन बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल आ गया है, जिसकी वजह से एक नोड है। तो ये एक नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो इसकी एनर्जी जो है वो 3 सेपरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी इक्विवेलेंट होती है। जो psi3 स्टार है वो एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और इसमें आपके पास 2 नोड्स हैं। नोड्स को कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको फार्मूला n-1 बताया हुआ है। तो n जो है वो psi की वैल्यू है
तो आपके पास साई 3 स्टार में अगर 3 है, 3 - 1 करेंगे तो 2 आएगा। तो ये 2 लोड जो हैं वो दरमियान में जो इंटरवीनिंग नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसकी वजह से 2 लोड्स आ रहे हैं। तो लिहाजा आपके पास साई 3 स्टार की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी और साई 1 की जो एनर्जी वो सबसे कम होगी। तो लिहाजा आपके पास साई 1 जो है वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और साई 3 स्टार जो है वो आपके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और साई 2 जो है वो एक नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। आइए अब हम अलग पी ऑर्बिटल्स के अंदर सिमेट्रीज को फाइंड करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था कि आपने सिमेट्री एक दफ़ा जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को अरेंज कर लेते हैं तो इस तरह उनकी सिमेट्री इस तरह लिखनी है M1C2 M1C2। तो आए हम देखते हैं कि साई 1 के अंदर जो कि तीनों जो पी ऑर्बिटल्स आप देख रहे हैं लोग एक ही डायरेक्शन में है और एक दूसरे का वो मिरर इमेज है, लिहाजा ये M1 सिमेट्री है। जबकि अगर आप नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल की देखते हैं सिमेट्री तो इसमें अगर आप सेंटर से नोड जहाँ पर मौजूद है वहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस पे जाते हैं तो आपको एक जैसा साइन की लोब्स मिल जाती है, लिहाजा इसको C2 सिमेट्री कहेंगे या फिर आप इसको एंटी सिमेट्रिक विद रेफरेंस टू M1 सिमेट्री कह सकते हैं। लिहाजा इसको आप नॉन बॉन्डिंग को चाहे आप C2 सिमेट्री कहें चाहे आप इसको एंटी सिमेट्री विद रेफरेंस टू M1 कह सकते हैं। और इसी तरह साई 3 को अगर देखें तो इसके अंदर 2 लोब्स हैं तो C2 M1 C2 के बाद आता है M1 तो लिहाजा इसके अंदर मिरर इमेज सिमेट्री है। तो चूंकि दरमियान वाला जो एंटी नॉन बॉन्डिंग है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो अगर आप इर्द गिर्द के दोनों ऑर्बिटल्स को देखेंगे तो ये एक दूसरे का मिरर इमेज है। तो लिहाजा हम कहेंगे कि ये एक M1 symmetry है। Once we have learned to assign the symmetry among the p orbitals and sigma orbitals, now let us discuss two important terms, HOMO and LUMO. These terms are important so that we can fill the pi electrons among the resulting molecular orbitals. चूँकि हमने अब पी ऑर्बिटल्स और सिग्मा ऑर्बिटल्स की सिमेट्रीज को लर्न कर लिया है तो आए अब हम सीखते हैं कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के दौरान जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनके दरमियान हमने इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके लिए 2 टर्म्स हैं, होमो HOMO होमो एंड लोमो LUMO लोमो। इन दोनों टर्म्स का जानना बहुत ज़रूरी है और इनको ध्यान से सुनिएगा। HOMO stand for highest occupied molecular orbital। हाईएस्ट का मतलब है कि विद रेफरेंस टू एनर्जी, एक ऐसा ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। एंड LUMO स्टैंड फॉर लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्योंकि हमारे पास कार्बोकैटायन के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सबसे जो हाईएस्ट एनर्जी जिसकी ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो है साई 1। तो लिहाजा कार्बोकैटायन लाइलेक कार्बोकैटायन में जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनका जो होमो जो कौन सा होगा साई 1 और उनके लिए लोमो कौन सा होगा साई 1 के बाद कौन सा आता है साई 2। तो लिहाजा लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा हो सकता है लोएस्ट अनऑक्युपाइड। इसमें ये अनऑक्युपाइड है, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, लिहाजा ये साई 2 है। और हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कौन सा हो सकता है वो है साई 2। हम हाईएस्ट आप सोच रहे होंगे कि साई 3 क्यों नहीं है, वो तो एंटी बॉन्डिंग है। तो हमने बॉन्डिंग में देखना है, तो हाईएस्ट जो बॉन्डिंग है वो हमारे पास कौन सा है साई 1। तो लिहाजा आपके पास इनकमिंग जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ पर आएंगे साई 1 में। और उनके लिए लाइलेक कार्बोकैटायन के लिए लोमो कौन सा होगा वो होगा लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो यही साई 2 है। लाइक द अलाइलिक कैटायन, अगर हम अलाइलिक रेडिकल को देखें तो इसके पास 3 पी ऑर्बिटल्स हैं और 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि रिजाइड कर रहे हैं पी ऑर्बिटल्स में। तो सबसे पहले जो है जो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो साई 1 में आएंगे और फिर 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो साई 2 में आएगा। तो आपके पास इस तरह साई 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ और साई 2 जो है वो अभी इनकम्प्लीट है। तो हमें हमारे लिए अलाइलिक रेडिकल के लिए होमो कौन सा होगा, होमो मीन हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हमारे पास जो इस वक्त साई 1 और साई 2 हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर रहे हैं।
तो रिजाइड किस में किस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है, साई 2 की, तो लिहाजा एलिलिक रेडिकल के लिए होमो कौन सा होगा, साई 2, और इसी तरह लोमो इसके लिए कौन सा होगा, साई 3। लोमो स्टैंड फॉर लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो फॉर एलिलिक रेडिकल जो अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो है साई 3, और दैट विल बी इट्स लोमो। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने घर में बैठकर खुद करना है। आपने इसी तरह एनर्जी डायग्राम बनानी है एलिलिक एनाइन की, और उसके अंदर बताना है कि आपके पास होमो कौन सा है और लोमो कौन सा है। बिल्कुल इसी तरह करना है। एलिलिक एनाइन के अंदर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को आपने फिल करना है अमंग दी साई 1, साई 2 एंड साई 3। तो डेफिनेटली इसके लिए क्लू ये है कि साई 1 में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और साई 2 में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो अब आपने ये बताना है उसके लिए होमो कौन सा है और लोमो कौन सा है। Now let us discuss the correlation diagram of the 1,3-pentadienyl. 1,3-pentadienyl group may be either in the neutral, cationic, anionic, or in the radical form. So there are total 4 forms that you have to discuss in this lecture. In all these forms, it possesses the 5 p orbitals on the 5 adjacent carbon atoms. तो इसमें 5 कार्बन हैं और हर कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल्स है। यहाँ पर आप इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा इन p ऑर्बिटल्स को sp हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के रेफरेंस से यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो लास्ट वाला CH2 है 1,3-pentadienyl पे, उसमें हो सकता है कि आपको नजर आए कि यहाँ पर तो एक sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। वो कॉन्सेप्ट जो था वो हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी में था। यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देख रहे हैं और उसमें हम इसके अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को ही देखेंगे। सो इन द न्यूट्रल एंड कैटायनिक फॉर्म्स इट पोजेस द 4 pi इलेक्ट्रॉन्स। तो जो जितनी भी इसकी न्यूट्रल है, कैटायनिक है या एनायनिक है, इस हर एक सिचुएशन में इसके पास टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट हैज द 4 pi इलेक्ट्रॉन्स। Whereas in the anionic forms it possess an additional electron. जब इसके पास एक additional इलेक्ट्रॉन आता है तो ये एक anionic, एक इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और अगर इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आता है तो ये क्या हो जाता है, ये एक रेडिकल की फॉर्म में बन जाता है। तो बेसिकली आपके पास कैटायनिक में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। वो जो लास्ट वाला आपका CH2 लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो ये कैटायनिक फॉर्म में चला जाएगा। और अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एडिशनल इसके पास आ जाता है, तो फिर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर -1 ये एनायनिक फॉर्म में चली जाएगी। और अगर इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो क्या होगा, इसके पास ये एक रेडिकल बन जाएगा। तो हर एक की एक अलग, इट एवरी फॉर्म हैज द डिफरेंट कोरिलेशन डायग्राम, और उस कोरिलेशन डायग्राम में होमो और लोमो इसके ऑर्बिटल्स डिफरेंट होंगे। मैं इसमें से कुछ आपको करके देता हूं, कुछ आपके लिए टास्क छोड़ रहा हूं, दैट यू हैव टू ड्रॉ द कोरिलेशन डायग्राम्स ऑफ द पेंटाडाइनाइल ग्रुप्स योरसेल्फ। और अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो मैं ऑनलाइन ही होगा और आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं इसके लिए। So as we know that the 1,3-pentadienyl cation has the 5 p orbitals. According to the molecular orbital theory, when 5 p orbitals overlap, 5 molecular orbitals are formed. These molecular orbitals here are assigned the names psi1, psi2, psi3, psi4 and psi5. तो जब 5 ऑर्बिटल्स p ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, 5, और उनको हमने psi2, 3, 4 और 5 का नाम दे दिया। तो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हाफ शुड बी बॉन्डिंग एंड हाफ शुड बी एंटी बॉन्डिंग। तो इनमें से 5 को अब हम हाफ किस तरह करें, डाई तो हम 2.5 तो कर नहीं सकते। तो ये मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि जो आपके दरमियान वाला मिडिल वाला होगा उसको हम क्या कहेंगे, ये एक नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा। यहां पर इस स्लाइड पर यू मे सी द नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल इन दी रेड कलर, उसको मैंने थोड़ा सा रेड कलर में शो कर दिया हुआ है। तो आपके पास psi1 and psi2 will be the now bonding molecular orbital, and psi4 star and psi5 star should be the anti-bonding molecular orbitals. तो आपके पास 2 बॉन्डिंग है और 2 क्या है, वो एंटी बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग कौन से है, psi1 और psi2, और एंटी बॉन्डिंग क्या है, वो है psi4 स्टार और psi5 स्टार। psi3 स्टार जो नॉन बॉन्डिंग है, इसकी भी एनर्जी द सेपरेट p ऑर्बिटल्स के इक्विवेलेंट ही होती है, इसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता।
तो अब हमारे पास कैटायनिक फॉर्म में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसके पास 4, हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, आप क्या करेंगे, इसमें psi1 में कितने आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन, और psi2 में कितने आ गए? 2। तो अब इसका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है, psi1 या psi2? psi2 की एनर्जी ज्यादा है, लिहाजा ये क्या हो गया? होमो। और अगर आप इसका लोमो दिखाना चाहें, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो वो क्या है इसके लिए? psi3 है। अच्छा, अगर आपके पास ये कैटायनिक की फॉर्म की बजाय ये अगर रेडिकल फॉर्म में आता, तो फिर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने थे? इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होने थे। तो 5वां इलेक्ट्रॉन कहां जाना था? ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। अब आपने खुद you have to draw the correlation diagram of 1,3 pentadienyl anion and neutral and radical forms। इन तीनों के लिए आपने अब इनकी correlation diagram जो है वो you have to yourself draw it, और उसमें आपने होमो लोमो जो एनर्जी इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो आपने वहां पर उनको इंसर्कल करना है। So your task is to draw the correlation diagram for the anion and the free radical of the 1,3 pentadienyl and locate their homo-LUMO orbitals। याद रखिएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं उससे होमो-LUMO ऑर्बिटल्स चेंज हो जाएंगे, और आपको यही जो है लोकेट करके दिखाने हैं, और यही आपने सीखना है। Now let's discuss the excited states of the conjugated systems। I am quoting the example of 1,3-butadiene. As you know that the 1,3-butadiene have 4 p orbitals and 4 pi electrons. According to the molecular orbital theory, when 4 orbitals overlap, 4 molecular orbitals are formed, half of which will be bonding molecular orbitals and half will be anti-bonding molecular orbitals। तो हमारे पास psi1 और psi2 जो जिनकी एनर्जी कम होगी उनको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहेंगे, और psi4 स्टार और psi5 स्टार को हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। तो इनमें अब हमने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किस तरह करनी है, ये एक अहम क्वेश्चन है, और इन इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग का पैटर्न जो है वो डिसाइड करता है कि होमो ऑर्बिटल्स कौन सा है और लोमो ऑर्बिटल कौन सा है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं और उसमें देखते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किस तरह करते हैं। इस स्लाइड पे आप देख सकते हैं कि हम लेफ्ट साइड जो है वो 1,3-ब्यूटाडाइन की ग्राउंड स्टेट में हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिल किए हुए हैं। हमारे पास 4 जो है वो ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, psi1 और psi2 जो हैं वो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, psi4 स्टार और psi5 स्टार जो है वो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। तो हमारे पास ग्राउंड स्टेट में जो psi1 में 2 हैं और psi2 में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और लिहाजा हमारे पास जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो कौन सा है, वो है psi2, तो इसको हमने होमो कह दिया। लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है, वो है psi4। याद रखिएगा ये बहुत की पॉइंट है, जब कभी भी हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में किसी भी रिएक्टेंट को हीट करते हैं, जब हम किसी रिएक्टेंट को एक्साइट करते हैं वाया दी थर्मल एनर्जी, व्हेन वी एक्साइट अ मॉलिक्यूल बाय गिविंग ए थर्मल एनर्जी, तो हमेशा ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके जो नेक्स्ट जो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें चला जाता है। तो यहाँ से फिर आपके पास जब हम इसको ग्राउंड स्टेट से जब हम इसको 1,3-ब्यूटाडाइन को हीट करेंगे तो psi1 से 1 इलेक्ट्रॉन विल गो इनटू दी psi4, जो कि पहले क्या था वो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था। तो अब जब ये एक्साइटेड स्टेट में है तो हमारे पास हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है, वो है psi4, दैट वाज प्रीवियसली लोमो, और अब हमारे पास लोमो कौन सा है, now we have in the excited state we have the psi5 star as the LUMO। जब कभी भी हम फोटोकेमिकली एक्साइट करते हैं तो फिर जो है वो हायर एनर्जी से जो है इलेक्ट्रॉन जंप करता है, और अगर यही हम 1,3-ब्यूटाडाइन को फोटोकेमिकली एक्साइट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ने कहां से जंप करना था, होमो से, psi2 से जंप करके उसने कहां चला जाना था, उसने लोमो में चला जाना था, psi4 स्टार में चले जाना था। और इस तरह जो था हमारे पास क्या होना था, फिर हमारे पास होमो और लोमो कौन से होने थे, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा होना था, जब हम इसको फोटोकेमिकली एक्साइट करते हैं फिर हमारे पास psi4 स्टार होना था, और हमारे पास लोमो कौन सा होना था, वो हमारे पास psi5 स्टार होना है। अगली स्लाइड में हम फोटोकेमिकली एक्साइटेड जो है ना इलेक्ट्रॉन फिलिंग का पैटर्न वो देख लेते हैं।
इस स्लाइड पे आप देख सकते हैं कि ऑन द लेफ्ट साइड जो है वो 1,3-ब्यूटाडाइन की ग्राउंड स्टेट में हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिल किए हुए हैं। हमारे पास 4 जो है वो ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, psi1 और psi2 जो हैं वो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, psi4 स्टार और psi5 स्टार जो है वो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। तो हमारे पास ग्राउंड स्टेट में जो psi1 में 2 हैं और psi2 में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और लिहाजा हमारे पास जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो कौन सा है, वो है psi2, तो इसको हमने होमो कह दिया। लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है, वो है psi4। याद रखिएगा ये बहुत की पॉइंट है, जब कभी भी हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में किसी भी रिएक्टेंट को हीट करते हैं, जब हम किसी रिएक्टेंट को एक्साइट करते हैं वाया दी थर्मल एनर्जी, व्हेन वी एक्साइट अ मॉलिक्यूल बाय गिविंग ए थर्मल एनर्जी, तो हमेशा ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके जो नेक्स्ट जो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें चला जाता है। तो यहाँ से फिर आपके पास जब हम इसको ग्राउंड स्टेट से जब हम इसको 1,3-ब्यूटाडाइन को हीट करेंगे तो psi1 से 1 इलेक्ट्रॉन विल गो इनटू दी psi4, जो कि पहले क्या था, वो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था। तो अब जब ये एक्साइटेड स्टेट में है तो हमारे पास हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है, वो है psi4, दैट वाज प्रीवियसली LUMO, और अब हमारे पास LUMO कौन सा है, now we have in the excited state we have the psi5 star as the LUMO। जब कभी भी हम फोटोकेमिकली एक्साइट करते हैं तो फिर जो है वो हायर एनर्जी से जो है इलेक्ट्रॉन जंप करता है, और अगर यही हम 1,3-ब्यूटाडाइन को फोटोकेमिकली एक्साइट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ने कहां से जंप करना था, होमो से, psi2 से जंप करके उसने कहां चला जाना था, उसने LUMO में चला जाना था, psi4 स्टार में चले जाना था। और इस तरह जो था हमारे पास क्या होना था, फिर हमारे पास होमो और LUMO कौन से होने थे, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा होना था, जब हम इसको फोटोकेमिकली एक्साइट करते हैं फिर हमारे पास psi4 स्टार होना था, और हमारे पास LUMO कौन सा होना था, वो हमारे पास psi5 स्टार होना है। अगली स्लाइड में हम फोटोकेमिकली एक्साइटेड जो है ना इलेक्ट्रॉन फिलिंग का पैटर्न वो देख लेते हैं। They see the excitation of 1,3-ब्यूटाडाइन via the absorption of a photon। जब हमने बताया था कि फोटोकेमिकली अब हम एक्साइट करते हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन ने कहां से जाना है, हाईएस्ट एनर्जी वाले जो फील्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वहां से जाना है। तो उस सूरत में हमारे पास psi2 था, तो psi2 से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके psi4 स्टार में चला गया, जो कि अब हमारे पास होमो बन चुका है, और हमारे पास जो LUMO है वो कौन सा है, psi5 स्टार। What is the summary? We have learned that the pericyclic reactions are the concerted reactions in which the electrons move in a circle. Always follow the symmetric patterns among the p orbitals as m1c2, m1c2 and so on। जब कभी आपने p orbitals की सिमेट्री देखनी है तो वो आपने m1c2, m1c2 ही करनी है। और जब हम थर्मली एक्साइट करते हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से जाते हैं, थर्मली जब एक्साइट करेंगे तो ग्राउंड स्टेट से ऊपर वाली स्टेट पर जाएंगे, और जब हम फोटोकेमिकली एक्साइट करते हैं तो वो कहाँ से जाते हैं, जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वहां से एक्साइट होकर नेक्स्ट जो है लेवल उसमें चले जाते हैं। तो होपफुली मुझे उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को सुनने के बाद आपको पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की ABC आ चुकी है। ये एक फंडामेंटल लेक्चर था अबाउट द पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। इंशाल्लाह ताला हम इन द कमिंग लेक्चर वी विल डिस्कस इन डिटेल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस एंड देयर मैकेनिज्म। गुड बाय, खुदा हाफिज़।